नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं और स्वागत करता हूं आपका प्राच्य ज्योतिष विज्ञान। आज इस मंच पर हम जिस विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं, ये जन्म कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण विषय है। प्रिय दर्शकों, बात यदि लग्नेश की हो तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि जन्म कुंडली का यह सबसे महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। जब भी हम किसी जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं तो हम सबसे पहले जिस भाव और जिस भावेश पर नजर डालते हैं, जिसके बल की हम पुष्टि करते हैं, वो लग्नेश ही है। चाहे जन्म कुंडली में कितने भी बड़े बड़े राजयोग क्यों न लगे हों, लग्नेश यदि जन्म कुंडली में किसी भी तरह से कमजोर प्रतीत हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये जातक के जीवन काल को बहुत बड़ी कोई उपलब्धि नहीं मिलने वाली है। जातक अपने जीवन काल में कोई बहुत बड़ी विशेष सफलता हासिल नहीं कर सकेगा। गौर करिए कि यदि जन्म कुंडली में भाग्येश बलवान है परंतु लग्नेश कमजोर है तो ऐसा जातक संभव है कि अपने भाग्य के कारण, पैतृक संपत्ति इत्यादि कहीं से मिलने वाली संपदा के कारण जीवन सुखद बिता लेगा, लेकिन वो कोई बड़ी उपलब्धि, कोई बड़ा नाम नहीं कर सकेगा। तो ऐसे जातक का जीवन भी, भले वो अपने पूरे जीवन में पूरा जीवन वो भाग्यवान बना रहा, लेकिन हम उसको अगर भाग्य के दृष्टिकोण से देखें तो उसे भाग्यवान नहीं वरन अभागा ही कहेंगे। क्योंकि अगर वो भाग्य के सहारे पैतृक संपत्ति को खाकर के अपनी जिंदगी उसने बिताई, उसने कुछ अपने भुजबल से नहीं किया, कुछ विशेष नहीं किया, जिस वंश में उसने जन्म लिया, जिस कुल में उसने जन्म लिया, उस कुल के लिए उसने अगर कुछ विशेष नहीं किया तो इसका मतलब है कि उसका जीवन व्यर्थ ही रहा। तो जब भी हम किसी जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं, हम सबसे पहले उस जन्म कुंडली में लग्न और लग्नेश के बल को देखते हैं। प्रिय दर्शकों, आज का ये जो सूत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये इस बात की सूचना देता है कि ऐसी स्थिति यदि जन्म कुंडली में उपस्थित हो तो जातक अपने जीवन काल में कम से कम एक बार या तो उसका दिवाला निकल जाए या ऐसी स्थिति में आ ही जाता है जबकि वो बर्बादी की कगार पर पहुंच जाए या बर्बाद हो जाए। ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञों की माने तो जन्म कुंडली में लग्नेश कमजोर हो। कैसे कमजोर हो? तो अंश बल से, अस्त हो या मृत हो, पाप ग्रह से दृष्ट हो, किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि उस पर न पड़ रही हो तो इससे भी लग्नेश कमजोर माना जाएगा। और अष्टम भाव का स्वामी जन्म कुंडली के चतुर्थ, पंचम या नवम भाव में बैठा हो। फिर से जरा इस सूत्र को समझिए ताकि आप किसी भी जन्म कुंडली का अध्ययन करें तो केवल ये नहीं, इस तरह के सभी सूत्रों पर आप नजर रख सकें। जन्म कुंडली में लग्नेश कमजोर हो और अष्टमेश कुंडली में चतुर्थ, पंचम या नवम भाव में हो तो ऐसे जातक का उसके जीवन काल में एक बार दिवाला तो निकल ही जाता है, वो बर्बादी की स्थिति में अवश्य ही पहुंचता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में लग्नेश कमजोर हो और छठवें भाव का स्वामी बहुत बली हो, अष्टम भाव के स्वामी बहुत बली हो या द्वादशपति बहुत बलवान हो जाए, तब भी ऐसे जातक का पूरा जीवन संघर्षमय व्यतीत होता है। लग्नेश कमजोर हो और त्रिक भाव के स्वामी जाकर के केंद्र में बैठ जाएं तो भी ऐसा जातक पूरी जिंदगी संघर्ष ही करता रहेगा।
अभी जो सूत्र आपको मैंने समझाया, इस सूत्र को जरा एक बार समझने का प्रयत्न करिए। लग्नेश किसी भी कुंडली में कमजोर हुए तो सीधी सी बात है कि लग्नेश के कमजोर पड़ते ही, लग्नेश अर्थात जातक का व्यक्तित्व, अब जातक का व्यक्तित्व कमजोर हुआ। अब ये जो तृक भाव है 6, 8, 12, ऐसा नहीं है कि इस भाव की महत्ता नहीं है, बहुत ध्यान से समझना होगा। यदि हम किसी जन्म कुंडली में केवल ये मान के चलते हैं कि तृक भाव बुरे ही बुरे हैं, तो यह गलत है, यह सर्वथा गलत है। तृक भाव अपने आप में बहुत विशेष हैं, इनकी बहुत महत्ता है, लेकिन कब? इनकी महत्ता कब है? जब आपके सम्मुख फन फैलाए नाग खड़ा हो और उस नाग का, उसके विष का काट आपके पास हो, तो वो नाग औरों को भयभीत करेगा, लेकिन आपको उस नाग में भी आनंद दिखाई पड़ जाएगा। आपके सम्मुख शेर खड़ा हो, लेकिन उस शेर के आगे आप शेर से आगे बढ़ते हो, शेर पर आप सवा शेर हो, उस पर भारी पड़ते हो, तो औरों के लिए वो शेर भयावह स्थिति उत्पन्न करेगा, लेकिन आपके लिए तो आनंददायी होगा। ये कब होगा? जब आपका लग्नेश बली होगा। लग्नेश बली होगा तो ये जो तृक भाव है, शत्रु, जन्म कुंडली में तृक भाव में छठवें भाव, सबसे पहले छठवें भाव की यदि हम चर्चा करें तो रोग रिपुरण का भाव है। ये रोग रिपुरण सबको बर्बाद करते हैं, परेशानी। असल में देखें तो रोग रिपुरण, आज के इस परिवेश में मैं हमेशा कहा करता हूं कि ऋण से ही लोग आगे बढ़ रहे हैं। शत्रु का अर्थ सदैव वो शत्रु नहीं है जो आपसे लड़ने के लिए तैयार रहे। हमारे कार्यक्षेत्र में हर दिन कोई ना कोई हमारा प्रतिद्वंदी है, हमारा विरोधी है, बस वही शत्रु है। तो क्या वो ऐसा है कि उसे हम मार दें या वो हमें मार दे? ऐसा तो नहीं है। हम जब प्रतिद्वंदिता करते हैं तो हम 2 कदम आगे बढ़ते हैं। रोग के भी कई सारे मायने हैं, परंतु यहां रोग भी की बात करूं तो जन्म कुंडली में यदि लग्नेश बली हो तो रोग हो, रिपु हो या ऋण हो, इन तीनों से ही जातक को विकास का मार्ग मिलता है। अगर ज्योतिष को आप आध्यात्म के दृष्टिकोण से देखें तो विश्वास मानिए कि जन्म कुंडली के जो तृक भाव हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण भाव वहां सिद्ध हो जाएंगे। आपने एक मेरे कार्यक्रम में मेरे मुंह से सुना होगा, मैंने कहा था कि यदि मैं किसी साधु या सन्यासी की जन्म कुंडली का अध्ययन करूं तो मैं सबसे पहले उसके अष्टम भाव को देखूंगा, न कि लग्न को। मैं नवम भाव को भी नहीं देखूंगा, क्योंकि नवम भाव धर्म का भाव है। अष्टम भाव को देखूंगा। अष्टम भाव से ही उस व्यक्ति के वैराग्य का पता चलेगा। तो ये अपना बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं ये तृक भाव, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। अब हम अगर भौतिक युग की बात करें तो यहां पर ये तृक भाव हमारे जीवन में परेशानियों का कारण बनते हैं, परंतु यदि लग्नेश बली हो तो ये परेशानियां सदैव आपके लिए सफलता का नया मार्ग खोलने वाली हैं। अब सीधी सी बात है कि लग्नेश कमजोर और अष्टमपति जाकर के जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठ जाएं। जन्म कुंडली का चौथा भाव सबसे महत्वपूर्ण भाव है। आपको मैंने अपने कार्यक्रमों में हमेशा बताया, ये वो भाव है जो जिससे माता का विचार, आपके मित्र का विचार, आपके सुख का विचार, समाज में आपके मान सम्मान का विचार होता है। और यहां पर जब अष्टमेश जाकर के बैठ जाएं तो ये इस भाव को खराब कर देंगे। याद रखिए कि जीवन काल में धन हो परंतु उस धन का आप सुख न ले पाते हो, समाज में आपका मान सम्मान न हो, तो आपका एक तरह से दिवाला ही निकला हुआ है। लेकिन ये सूत्र ऐसा है जहां मैंने बताया कि अगर लग्नेश कमजोर और अष्टमेश जाकर के चौथे, पांचवें या नौवें में हो तो उस अवस्था में तो जातक का दिवाला ही निकलता है। जातक चाहे कितना भी बड़ा व्यापारी क्यों न हो, एक समय उसके जीवन में ऐसा आता है कि वो शून्य पर पहुंच जाए या बर्बाद हो जाए। आप किसी भी जन्म कुंडली को खोलिए और देखिए, और यही सूत्र आप बाकी के भावों पर भी लागू करिए कि यदि जन्म कुंडली में छठवें भाव के स्वामी केंद्रगत हैं और लग्नेश कमजोर पड़े हैं तो ऐसा जातक अपने जीवन काल में लड़ते भिड़ते, मानसिक अशांति जूझते ही बर्बाद हो जाएगा। यदि द्वादशेश लग्नेश कमजोर हैं और द्वादशेश केंद्रगत हैं, या चौथे भाव में बैठे हुए हैं, या पंचम में बैठे हुए हैं, या नवम में बैठे हुए हैं, एक उदाहरण से समझिए कि द्वादशेश अगर जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हुए और विशेषकर कहीं वो पापक ग्रह हैं, तो ऐसा जातक जीवन में चाहे जितनी भी संपदा खड़ी क्यों न कर ले, उसकी संतति के द्वारा उसकी सारी संपदा बर्बाद कर दी जाएगी। वो एक दिन बर्बाद अवश्य होगा। वहीं अगर जन्म कुंडली में द्वादशेश जाकर के पंचम भाव में ही बैठ जाएं तो जातक की शिक्षा अधूरी रह जाए, बुद्धि उसकी काम न करे, या ऐसी स्थिति उस पर उत्पन्न हो कि जब भी उसके जीवन काल में कोई आए उसका अपना बन करके उसको ठग करके जाए। नवम भाव भाग्य का भी और पिता का भी है,
आपके जीवन काल में आपके पिता का साथ न मिलना, पिता का सहयोग न मिल पाना, पिता का सुख बाधित हो जाना, यह भी एक तरह से आपको बहुत कमजोर कर देता है। भाग्य का साथ न मिलना भी आपको कमजोर कर देता है। आप किसी भी जन्म कुंडली का अध्ययन कर रहे हो, इस सूत्र को लागू करके देखिए, इन बाकी के भावों के स्वामियों को जन्म कुंडली में लागू करके देखिए। अगर लग्नेश कमजोर है, वो कहीं केंद्रगत होकर के बैठ गए हैं या त्रिकोणस्थ होकर के बैठ गए हैं, तो ऐसे जातक के जीवन काल में संघर्ष बना ही रहेगा। आशा करता हूं आज का ये विषय जो कि जन्म कुंडली अध्ययन से संबंधित था, और ये जो हमारा चैनल है प्रच ज्योतिष विज्ञान, इसे मैंने बनाया ही इसलिए है ताकि मैं ज्योतिष से संबंधित विषयों पर आपसे चर्चा कर सकूं। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। और पुनः एक बार जाते जाते कहूंगा, इस तरह की स्थिति कहीं भी किसी कुंडली में दिखाई पड़े तो ऐसे जातक को पूरी तरह से सावधान करिए और उनको बताइए। अब सवाल एक बार और भी खड़ा हो सकता है कई लोगों के मन में कि यह घटना घटित कब होगी। इसको बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं, ऐसे बस समझिए, अगर हम 6वें भाव के स्वामी की चर्चा कर रहे हैं, 8वें भाव के स्वामी की चर्चा कर रहे हैं या 12वें भाव के, तो उनकी दशांतर दशा में या सप्तम पति की दशा में यह घटना घटित हो सकती है। मारक भाव की दशा में भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जहां जातक शून्य पर आ जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।